गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बीड कंट्रोल मीन्स खरपतवार नियंत्रण। बीड कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बीड कंट्रोल। मुख्यतः अगर हम बात करें बीड कंट्रोल की तो ये दो प्रकार के होते हैं, मीन्स प्रिवेंटिव मेथड और क्यूरेटिव मेथड। फिर क्यूरेटिव मेथड को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, इरेडिकेशन एंड कंट्रोल। अब हम बात करें प्रिवेंटिव मेथड और क्यूरेटिव मेथड। तो प्रिवेंटिव क्या होता है? प्रिवेंशन मीन्स बीड को प्रिवेंटिव पहले ही रोकना। जैसे हम बात करें प्रिवेंटिव मेथड क्या है? डिनाई द एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीड, मीन्स डिनाई कर दें, रोक दें उसकी एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बीड, नए बीड का। एंड चेक द स्प्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बीड्स, और अगर बीड जम आए हैं, उग आए हैं तो उनको वहीं पर रोक दें, वहीं पर उनको खत्म कर दें, ऐसा प्रयास रहेगा। तो इसे प्रिवेंटिव बोलते हैं। मीन्स प्रिवेंटिव मेथड मीन्स डिनाई द एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बीड, चेक द स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग बीड, मीन्स एंट्री को उसकी रोक दें, न्यू बीड की एंट्री ना हो पाए, ये प्रिवेंटिव मेथड में है। एंड अगर कोई स्प्राउड अगर उग भी आया है तो उसका जो स्प्राउड है वो रोक दें, मीन्स उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेथड का यूज़ करते हैं। ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। खरपतवार इसका जो कंट्रोल है प्रिवेंटिव मेथड, इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्रॉप मैनेजमेंट के द्वारा और दूसरा वीड फ्री क्रॉप सीड के द्वारा। क्रॉप मैनेजमेंट के द्वारा कैसे कर सकते हैं? मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मीन्स फर्टिलाइजर को जब हम अप्लाई करें फील्ड में, खेत में जब हम फर्टिलाइजर को दें तो ये प्रयास रहे कि जो फर्टिलाइजर है वो केवल क्रॉप को ही मिल पाए, फालतू जो स्पेस होता है खाली स्पेस पर ना जाए, जिससे कि बीड को वो पोषक तत्व मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा क्रॉप से कंपटीशन करेंगे। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का रहे कि वो क्रॉप पर ही पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। बेटर इरिगेशन सिस्टम प्रैक्टिस मीन्स बेटर इरिगेशन प्रैक्टिस करके, जैसे अगर आपने खेत में नालियों में अगर कोई क्रॉप की सोइंग की है तो नालियों में ही इरिगेशन को दें, पानी को सिंचाई नालियों में ही करें। बीच का जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उस पर सिंचाई ना करें, जिससे कि उस पर बीड ग्रो करें और इससे बीड का मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। तो ये ऐसा प्रयास रहे कि बेटर इरिगेशन प्रैक्टिस को अपनाएं। हायर प्लांट पॉपुलेशन हायर हो, जिससे कि जो बीड कंपटीशन है वो कम कर पाए, ये भी हम कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज मीन्स जो बीड होते हैं उनकी फास्ट ग्रोथ होती है। अगर हम फास्ट ग्रोइंग वैरायटी ग्रो करेंगे तो बीड कंपटीशन कम होगा, हमारा उत्पादन अच्छा मिलेगा, इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। इसके बाद सेकंड मेथड है यूज बीड फ्री क्रॉप सीड, मीन्स क्लीनिंग एंड टेस्टिंग। ये देख लें, हम अगर बीड है, हम कहीं से लाए हैं, अगर दूसरे से किसी से बीड लिया है तो प्रॉपर उसे चेक कर लें, साफ कर लें, चेक कर लें कि उसमें कहीं खरपतवार तो नहीं है, कोई दूसरा बीड तो उसमें मिला हुआ नहीं है। दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रॉप सीड बाय सेपरेटर के द्वारा उसे सेपरेट कर लें, जिससे क्रॉप सीड अलग हो जाएंगे और अगर उसमें कोई बीड होगा, खरपतवार होगा, वो अलग हो जाएगा। खरपतवार को सेपरेट कर दें। एम्प्लॉइंग द क्लीन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, अगर हम खेत में सपोज करो हमने गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, गेहूं की बुवाई करने के लिए हम फर्टिकम सीड ड्रिल को लाए हैं, तो फर्टिकम सीड ड्रिल को पहले हम सही से देख लें, साफ कर लें कि उसमें दूसरे किसी खेत के ऐसा तो नहीं है, दूसरी किसी क्रॉप के या दूसरे किसी खेत के बीड आ गए वो हमारे खेत में ग्रो कर जाएं, हमारे खेत में उग आएँ। तो और जुताई के लिए अगर हम कोई
ट्रैक्टर या कोई इक्विपमेंट लेके आए हैं तो जुताई करने से पहले ये देख लें कि उस इक्विपमेंट में कोई खरपतवार तो नहीं है लगा हुआ, खरपतवार सीड तो है, बीड सीड तो है नहीं कहीं, ये चेक कर लें सही से, उसे प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद ही खेत में अप्लाई करें। यूजिंग द वेल डिकम्पोज्ड बीड फ्री FYM, हम ये देख लें कि वेल डिकम्पोज्ड FYM है, गोबर का जो देसी खाद है वो हम डाल रहे हैं तो अच्छी तरह से गला हुआ है, उसमें खरपतवार तो नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सीड सर्टिफिकेशन, और ये लास्ट पॉइंट है सीड सर्टिफिकेशन, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सर्टिफाइड सीड को ही ग्रो करना चाहिए, सर्टिफाइड सीड को ही खेत में बोना चाहिए, तब भी हम खरपतवार का प्रिवेंटिव कर सकते हैं, खरपतवार को रोक सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड इज क्यूरेटिव मेथड या रेमेडियल मेथड। ये क्यूरेटिव मेथड या रेमेडियल मेथड दो प्रकार के हैं, इसमें एक तो इरेडिकेशन आता है और एक कंट्रोल आता है। इरेडिकेशन क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग द स्पीसीज एट द इनिशियल स्टेज of introduction and before it any propagates it generative capacity, means क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें इनिशियल स्टेज पर, जब खरपतवार छोटे छोटे हों उसी स्टेज पर, उसी अवस्था में हम इसे खत्म कर दें। इंट्रोडक्शन बिफोर प्रोपोग्यूल्स, और ताकि उसमें जो प्रोपोग्यूल्स हैं, जो सीड हैं, उसके ना बन पाएँ, सीड बनने से पहले उसे खत्म कर दें ताकि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है बीड का वो ना हो पाए, रीजनरेटिव कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाए, उससे पहले ही उसे इनिशियल स्टेज पर उसे उसके वेजिटेटिव पार्ट को खत्म कर दें, उखाड़ कर डिस्ट्रॉय कर दें। सेकंड मेथड इज कंट्रोल। अब कंट्रोल जो करना है वो हम तीन प्रकार से करते हैं कंट्रोल। एक तो कल्चरल मेथड के द्वारा, मीन्स कल्चरल मेथड में आ जाता है हैंड होइंग, अभी चर्चा करेंगे, हाथ के द्वारा उखाड़ के फेंकना, ये कल्चरल प्रैक्टिस। और सेकंड है बायोलॉजिकल मेथड, मीन्स इसमें कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा, बायोलॉजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम उसे बीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है केमिकल मेथड, फिर अगर इन सब से नहीं होता है तो हम केमिकल मेथड को अप्लाई करेंगे, केमिकल मेथड को यूज करेंगे। बीड कंट्रोल की चर्चा कर रहे थे, इसके तीन मेथड हैं। खरपतवार नियंत्रण को मुख्यतः तीन मेथड बीड कंट्रोल के हैं, कंट्रोल अभी हम पढ़ रहे थे। तो कंट्रोल में मुख्यतः तीन मेथड है, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या आ जाता है? मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। इसमें क्या आ जाता है? हैंड बीडिंग। हैंड बीडिंग में क्या होता है? खरपतवार जब थोड़ा फसल में कुछ छोटा छोटा होता है तभी 2 और 4 हैंड बीडिंग कर देनी चाहिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर। उसे इनिशियल स्टेज में ही हाथ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए खरपतवार को, ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन, जब उसके सीड नहीं बनेंगे तो नया मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ड्रेडिंग में विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स के द्वारा उसे खोद देना चाहिए, जड़ सहित खोद कर फेंक देना चाहिए। चेनिंग के द्वारा फ्लोटिंग एक्वेटिक बीड्स, जो एक्वेटिक बीड्स हैं, और रिमूवल बाई चेनिंग के द्वारा जो एक्वेटिक बीड्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसके बाद क्रॉपिंग एंड कम्पिटिटिव की बात करें तो क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। मीन्स कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं स्पेशल जिस क्रॉप में आते हैं, अगली सीजन में हमें उस सीजन में क्रॉप चेंज कर देना चाहिए। जैसे हमने, अगर हम धान की खेत की बात करें, धान में अगर धान में जो कोनोक्लोआ स्पीसीज लगती है वो केवल धान में लगती है, अगर हम उसे दोबारा धान ग्रो करेंगे तो उसमें अगर उसके सीड गिरे हैं तो वो ग्रो करेगी और मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगली बार धान के सीजन में उसमें कुछ खरीफ की और दूसरी फसल कर देनी चाहिए, धान नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें भीट की, भीट के क्रॉप में फ्लैरिस माइनर है, तो फ्लैरिस माइनर अगर वो हो रहा है तो हमें उसमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। मीन्स उसे फ्लैरिस माइनर कंट्रोल करने के लिए हमें अगली बार रबी की सीजन में चना उसमें ग्रो कर देना चाहिए या और कोई फसल ग्रो कर देना चाहिए। तो रबी की सीजन की मतलब और फसल ग्रो करनी चाहिए। ऐसे क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए ताकि उसे रोका जा सके, उसकी ग्रोथ को
चेक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। प्लोइंग फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप टू कंट्रोल वीड मीन्स जब हम प्लोइंग करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स जब खड़ी होती है उस समय प्लोइंग कर देनी चाहिए। अगर बीच में गैप है तो खरपतवार की प्लोइंग कर देनी चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए टू कंट्रोल वीड। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो वीड ग्रोथ चेक बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वीड्स को हम रोकते हैं ग्रो करना, उसे कैसे रोकते हैं? बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पैरासाइट, प्रीडेटर्स और पैथोजन। पैरासाइट, प्रीडेटर, पैथोजन्स के द्वारा हम इसे कंट्रोल करते हैं, खरपतवार को ग्रोइंग रोकते हैं, उसकी ग्रोथ को। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल द वीड लैंटाना कैमरा, जो लैंटाना कैमरा था उसे पहली बार कंट्रोल किया गया था बीटल्स के द्वारा। ये 2 बीटल्स जो स्पीसीज हैं उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ऑक्टोटोमा स्कार्बीपेनिस और ब्रोप्लेटा ग्रोल्डी और ऑक्टोटोमा स्कार्बीरेपिन्स, इसके द्वारा इसे कंट्रोल करते हैं बीटल्स के द्वारा। ऐसे ही हम बात करें कांग्रेस पार्थेनियम की, पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास, ये भी इसका जो बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, ये जाइगोग्रामा वाइकोलोराटा के द्वारा इसे कंट्रोल करते हैं। अब बात करें केमिकल मेथड, द अर्लियर अटेम्प्ट इंडिया वाज मेड टू कंट्रोल वीड बाय हर्बिसाइड इन 1937। पहली बार जो हर्बिसाइड से वीड कंट्रोल के लिए यूज किया गया था पंजाब में 1937 में किया गया था। कंट्रोलिंग द कार्थेमस ऑक्सीकांथा मीन्स ये जो कुसुम होती है, जंगली कुसुम का ये बॉटनिकल नेम है, जंगली कुसुम का बॉटनिकल नेम है। जंगली कुसुम को कंट्रोल करने के लिए 1937 में पहली बार सोडियम आर्सेनेट का प्रयोग किया गया था, हर्बिसाइड के रूप में सोडियम आर्सेनेट का प्रयोग किया गया था 1937 में। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो हर्बिसाइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मीन्स ऑर्गेनिक हर्बिसाइड और इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड। मीन्स इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड और ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। इनऑर्गेनिक में आता है सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम आर्सेनेट, सोडियम क्लोरेट, बोरैक्स, कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट, ये जो हैं इनऑर्गेनिक में आते हैं। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम क्लोरेट, बोरैक्स, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ये जो हैं इनऑर्गेनिक ग्रुप में आते हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनिक हर्बिसाइड में, ऑर्गेनिक को 15-16 ग्रुप में, 15-16 इसकी कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिक की। जैसे नंबर 1 एलिफेटिक्स, ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नंबर 1 एलिफेटिक में आता है डालापॉम, TCA, एक्रोलिन। डालापॉन, TCA, एक्रोलिन जो है एलिफेटिक हर्बिसाइड में एलिफेटिक ग्रुप है। और एमाइड्स एंड एसिटामाइड ग्रुप में आता है ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर का दूसरा नाम लासो है। ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, प्रोपेक्लोर और प्रोपेनिल, ये जो है एमाइड और एसिटामाइड ग्रुप में आते हैं। बेंजोइक की बात करें, बेंजोइक ऑर्गेनिक का नंबर 3 बेंजोइक ग्रुप जो है, बेंजोइक में आते हैं 236 TBA, डाइकैम्बा और ट्राइकैम्बा। बाइपायरिडिलियम ग्रुप में आते हैं पैराक्वाइट, डाइक्वाइट, ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ये इसमें आते हैं। कार्बामेट ग्रुप में आते हैं, कार्बामेट में आते हैं प्रोफेम, बारवेन,
डाइक्लोरमेट, डाइक्लोरमेट ये कार्बामेट ग्रुप में आते हैं। कार्बामेट में प्रोफेम, बारबेन और डाइकार्बोमेट, डाइक्लोरमेट ये कार्बामेट ग्रुप में आते हैं। थायोकार्बामेट ग्रुप में आते हैं। थायोकार्बामेट ग्रुप है ब्यूटाइलेट और थायोबेन कार्ब, थायोबेन कार्ब और ब्यूटाइलेट ये थायोकार्बामेट ग्रुप में आते हैं। डाइथायोकार्बामेट ग्रुप में आते हैं थायोबेन कार्ब। थायोबेन कार्ब जो है डाइथायोकार्बामेट ग्रुप में आता है। इसके बाद नाइट्रिल्स ग्रुप में आते हैं। नाइट्रिल्स ग्रुप में आते हैं ब्रोमैक्सिनिल और डाइक्लोरवेनिल, डाइक्लोरवेनिल नाइट्रिल्स ग्रुप में आते हैं ब्रोमैक्सिनिल और डाइक्लोवेनिल। डीनाइट्रो एनालाइंस ग्रुप में आते हैं, डीनाइट्रो एनिलेंस ग्रुप में आते हैं फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन का दूसरा नाम वैसालिन, पेंडीमिथाइलिन। इसके बाद फिनॉल्स ग्रुप में आते हैं डाइनोसेब, DNOC। इसके बाद नंबर 11 फिनॉक्सिस ग्रुप में आते हैं 2,4,5-T, MCPA, 2,4-DB। ट्राइएजाइन ग्रुप में आते हैं एट्राजिन, प्रोपेजिन और सीमाजिन, ये ट्राइएजाइन ग्रुप में आते हैं। यूरिएज ग्रुप ये इंपोर्टेंट ग्रुप है, इसमें पूछा जाता है। आइसोप्रोटरान और डायूराइन जो है, आइसोप्रोटरान डायूराइन यूरिएज ग्रुप में है। यूरेसिल ग्रुप की अगर हम बात करें, यूरेसिल ग्रुप में आते हैं ब्रोमेसिल, टेरवासिल, ब्रोमेसिल और टेरवासिल। और डाइफिनॉक्सिल एथर्स, डाइफिनॉक्सिल एथर्स में आते हैं नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन का दूसरा नाम टोकी 25 है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे एमाइड और एसिटामाइड ग्रुप में ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर ये आती हैं, इन्हें ध्यान रखना है। ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर जो हैं ये एमाइड्स और एसिटामाइड ग्रुप की हैं। ऐसे ही कार्बामेट ग्रुप भी पूछ लिया जाता है, कार्बामेट ग्रुप की एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोफाम और वारवेन और डाइक्लोरमेट। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी के आधार पर अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? सच हर्बिसाइड किल्स ओनली टारगेटेड वीड। जो टारगेटेड वीड होते हैं, जिस बीड के लिए, जिस खरपतवार के लिए हम ये हर्बिसाइड यूज करते हैं, लगाते हैं, उसी हर्बिसाइड को ही किल करते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं सीमाजिन, एट्राजिन, पेंडीमिथाइलिन, 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोटरान। आइसोप्रोटरान यूज करते हैं फ्लैरिस माइनर के लिए, ब्यूटाक्लोर धान में, ब्यूटाक्लोर मचेटी ये धान में यूज करते हैं। तो ये टारगेटेड हर्ब को किल करते हैं। जो टारगेटेड वीड होता है उसी को किल करेंगे, ये अदर को नहीं करेंगे। सेकंड इसका सेलेक्टिविटी के आधार पर दूसरा है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होते हैं किल ऑल वेजिटेशंस, जो भी वेजिटेशंस होगी, चाहे वो क्रॉप हो या बीड हो, दोनों को किल कर देते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होते हैं क्रॉप और बीड दोनों को ही किल करते हैं। ये पैराक्वाइट और डाइक्वाइट जो हैं, पैराक्वाइट डाइक्वाइट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के आधार पर हम बात करें सिस्टेमिक हर्बिसाइड और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। सिस्टेमिक हर्बिसाइड क्या होते हैं? सच हर्बिसाइड मूव विद इन द बीड आइदर थ्रू द जाइलम
और फ्लोएम। मीन्स या तो जड़ के द्वारा या पत्ती के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा वो मतलब इफेक्ट करते हैं। होल सिस्टम लाइक फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं प्लांट्स के, इस तरह से ये किल करते हैं। तो सिस्टेमिक हर्बिसाइड, सच हर्बिसाइड मूव विद इन आइदर थ्रू द जाइलम और फ्लोएम, इफेक्ट द होल सिस्टम लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनिल, 2,4-D, एट्राजिन और सीमाजिन। प्रोपेनिल, 2,4-D, एट्राजिन और सीमाजिन ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड हैं। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किल ऑल वेजिटेशंस लाइक बीड और क्रॉप, जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आएगा सभी को किल कर देगा, सभी को डिस्ट्रॉय, सभी को किल कर देगा। तो ये पैराक्वाइट और डाइक्वाइट जो नॉन सेलेक्टिव हैं वही कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एप्लीकेशन, टाइम एप्लीकेशन के आधार पर अगर हम बात करें, प्री प्लांट एप्लाइड मीन्स प्लांट से पहले, प्लांटिंग से पहले, क्रॉप सोइंग से पहले इसे अप्लाई करते हैं। इसे PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। तो सच हर्बिसाइड आर अप्लाइड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप फील्ड, मतलब प्लांटिंग से पहले इसे अप्लाई करते हैं, जैसे फ्लूक्लोरेलिन और एलाक्लोर। फ्लूक्लोरेलिन और एलाक्लोर ये पूछी भी जाती है, परीक्षाओं में काफ़ी आती भी है कि प्री प्लांट एप्लाइड या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का उदाहरण है तो फ्लूक्लोरेलिन या एलाक्लोर है। अब हम बात करें प्री इमर्जेंस, मीन्स बीड के जमने से पहले, इमर्ज होने से पहले अप्लाई करते हैं, वो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं, जैसे ब्यूटाक्लोर, पेंडिमिथाइलिन, एट्राजिन, सीमाजिन, आइसोप्रोट्रान। मीन्स ब्यूटाक्लोर, पेंडिमिथाइलिन, एट्राजिन, सीमाजिन और आइसोप्रोट्रान जो हैं ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। मीन्स हर्बिसाइड के जमने से पहले, इमरजेंस से पहले इन्हें यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, इन्हें हर्बिसाइड के जमने से पहले अप्लाई करते हैं। थर्ड इज पोस्ट इमरजेंस, अब हर्बिसाइड जम आए, ग्रो हो गए, मीन्स जो बीड हैं वो ग्रो हो चुके हैं खेत फील्ड में, तो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं 2,4-D, प्रोपेनिल, डाइक्वाइट, पैराक्वाइट और डालापॉन। ये जो हैं पोस्ट इमरजेंस, जब हर्बिसाइड ग्रो हो जाते हैं, जम आते हैं, उगाते हैं, उसके बाद इन्हें अप्लाई करते हैं। अब हम बात करें नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर, जैसे फोलिएज के लिए यूज करेंगे तो कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड वाले जो होंगे, मीन्स कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है वो फोलिएज के लिए यूज करेंगे। इसके बाद सॉइल अप्लाइड, सॉइल में अप्लाइड करते हैं कौन कौन से? सॉइल में अप्लाई करते हैं सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। ये सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें सॉइल में अप्लाई करते हैं। इसके बाद नंबर C, एक्वाटिक एप्लीकेशन, मीन्स एक्वाटिक में कॉपर सल्फेट और 2,4-D आ जाते हैं, एक्वाटिक एप्लीकेशन में आ जाते हैं कॉपर सल्फेट और 2,4-D। ये ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो ये मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन था हर्बिसाइड का, ऑन द बेसिस ऑफ selectivity, on the basis of translocation, on the basis of time application, on the basis of method of application हमने पढ़ा था। on the basis of chemical structure, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में जाना था, उसके एग्जाम्पल जाने थे। तो ये मैं समझता हूँ ये रहा इसका केमिकल का क्लासिफिकेशन, केमिकल कंट्रोल हर्बिसाइड इनका क्लासिफिकेशन रहा। और ये निश्चित तौर पे इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित तौर पर आप सबके लिए परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे कि इसमें से आपको जरूर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा।